आज हम करेंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडी का हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है हमारा 9.1। चैप्टर का नाम है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिसीजन एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, वित्त का प्रबंध करना, वित्त से रिलेटेड डिसीजन लेना और वित्त से रिलेटेड जो है प्लानिंग करना। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है। देखिए, एक व्यवसाय में, एक बिजनेस में क्या होता है, सबसे जरूरी चीज होती है पैसा। ठीक है, पैसा कई व्यक्तियों के पास पैसा होता है बिजनेस में लगाने के लिए। ठीक है, लेकिन उस पैसे को प्रॉपर वे में कैसे लगाया जाए। ठीक है, उस पैसे को किस तरह से लगाया जाए ताकि हम उस पैसे से ज्यादा इनकम ले सके। ठीक है, हमने 2 रुपए लगाया तो हम उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 कितना पैसा हम उसके ऊपर वापस कमा सकते हैं। ठीक है, हम थोड़ा पैसा लगा के ज्यादा लाभ कैसे कमाएं। तो इस तरह से एक बिजनेस में पैसे से रिलेटेड कई डिसीजन लेने पड़ते हैं, उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है। ठीक है, उसको मैनेज करना पड़ता है कि कहाँ पे पैसा लगाए, कितना पैसा कहाँ लगाया जाए। ठीक है, तो वही आज का हमारा चैप्टर है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिसीजन और फाइनेंशियल प्लानिंग। तो सबसे पहले है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या होता है, हमें पता है कि किस चीज को कहाँ पे कैसे काम में लेना है, किससे क्या काम कराना है, कैसे कराना है, इस सब के बारे में। उसी तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी यही होता है कि किस पैसे को कहाँ पे लगाना है, कितना लगाना है। ठीक है, इसके बारे में पूरा डिसीजन लेना। यानी कि एक बिजनेस के पास पैसा भरपूर है लेकिन उसने उसको अच्छे से मैनेज ही नहीं करना आया है। ठीक है, पैसे को कहीं पर भी लगा दिया बिना सोचे समझे, बिना ये देखे कि आखिर अगर हम इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे तो हमें कितनी इनकम होगी, इसके बारे में हमने कुछ डिसाइड ही नहीं किया, कोई प्लानिंग नहीं करी, कुछ हमने जो है फ्यूचर का एस्टिमेट ही नहीं किया। जबकि एक दूसरा बिजनेस है, ठीक है, उसके पास कम पैसे हैं लेकिन उसने पूरा अपने पैसे को मैनेज करके लगाया है, थोड़ा थोड़ा अच्छे इन्वेस्ट किया, अच्छी जगह पे उसने इन्वेस्ट किया है, तो वो उस थोड़े पैसे के ऊपर भी अच्छी कमाई कर जाएगा साल के आखिर में। लेकिन जिसके पास ज्यादा पैसा था लेकिन उसने प्रॉपर वे में उसको यूज करना नहीं आया तो उसके पास आखिर में पैसा नहीं होगा। ठीक है, तो पैसे को अच्छे से मैनेज करना, उसको कहाँ कहाँ पे हम कितनी मात्रा में यूटिलाइज करें, कैसे उसका उपयोग करें, ये एक व्यवसाय के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यही हमारा होता है फर्स्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि पैसे को अच्छी प्रकार से प्रबंध करना उसका, यानी कि पैसे को कितनी मात्रा में हमें कहाँ पे लगाना है, कैसे लगाना है। ठीक है, इस सब के बारे में जो है पहले से ही सोचना समझना, इस सब का पहले से ही एक रूपरेखा तैयार कर लेना, यही तो होता है वित्त का प्रबंध करना। ठीक है, ये तो था मीनिंग। उसके बाद आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन। जे.एल. मैसी ने इसकी डेफिनेशन दी है कि वित्तीय प्रबंध, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वह संचालनात्मक प्रक्रिया है जो एक व्यवसाय के कुशल संचालन के लिए आवश्यक वित्त को उपलब्ध कराने और उसका प्रभावपूर्ण उपयोग करने के लिए उत्तरदायी होती है। यानी कि वित्तीय प्रबंध क्या है, वित्तीय प्रबंध किसी भी संगठन के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है और यह क्या काम करता है, यह हमें बताता है कि व्यवसाय को कितना पैसा चाहिए, तो वित्त की उपलब्धता कराता है। ठीक है, और उस पैसे को हम किस तरह से कहां पर उपयोग में लेकर आए ये भी हमें बताता है। ठीक है, कितना पैसा चाहिए, ये पैसा हम कहां से ले सकते हैं। ठीक है, तो पहले कितना पैसा चाहिए, कहां से ले सकते हैं, उसको किस प्रकार से हमें उपयोग में लेना है, इस सब के बारे में हमें वित्तीय प्रबंध बताता है। उसके बाद हमारा भूमिका, रोल। एक संस्था में वित्तीय प्रबंध की क्या भूमिका होती है। ठीक है, वित्तीय प्रबंध किसी भी व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगर किसी व्यवसाय से वित्तीय प्रबंध को हटा दिया जाए, ठीक है, तो वहां पे कुछ भी नहीं बचता। तो आप समझ सकते हो कि इस एक लाइन में इसकी इंपॉर्टेंस हम समझ सकते हैं कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। अगर वित्तीय प्रबंध को हटा दिया जाए तो व्यवसाय में कुछ नहीं बचता, तो इसका मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है व्यवसाय के लिए। बाकी व्यवसाय में इसकी क्या भूमिका है, अगर हम बात करें तो फर्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। वित्तीय प्रबंध के द्वारा हम ये पता लगाते हैं, ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हमें व्यवसाय में कितनी स्थायी संपत्तियों की जरूरत है। ठीक है, स्थायी एसेट्स एक व्यवसाय में कितनी चाहिए होती हैं और उसके लिए हमें कितने पैसे की जरूरत है। क्योंकि जब हम प्रबंध कर रहे हैं, हर चीज को मैनेज करके चलेंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे ना
कि आखिर हमें कितने पैसे की जरूरत है स्थायी रूप से, क्या यानी कि अपने व्यवसाय को चलाने के लिए एटलीस्ट कम से कम कितने पैसे की आवश्यकता है। तो सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स को, स्थायी संपत्तियों का हम निर्धारण करेंगे। उसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ करंट एसेट्स। उसी तरह से व्यवसाय को चालू रखने के लिए, उसके दिन प्रतिदिन के कार्यों को कंप्लीट करने के लिए हमें चालू संपत्तियां भी चाहिए। तो वित्तीय प्रबंध में हमें यही देखने को मिलता है, हम यही देखते हैं कि आखिर एक व्यवसाय को चालू अवस्था में रहने के लिए कितनी पूंजी की आवश्यकता है, ठीक है। और ये पूंजी जो है हमारे व्यवसाय में कहाँ से आ सकती है, हमें कितनी पूंजी को व्यवसाय में रखना है। ना तो चालू पूंजी जो है करंट एसेट्स ना तो ज्यादा व्यवसाय में हो और ना ही कम हो। अगर ज्यादा होगी तो वेस्टेज होगी, पैसे की वेस्टेज होगी। अगर कम है तो हमें जरूरत के टाइम पर भी पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, ठीक है। वित्तीय प्रबंध के द्वारा हमें क्या पता चलता है, वित्तीय प्रबंध के थ्रू हम डिसाइड करते हैं कि आखिर हम कितना डिविडेंड दें, ठीक है। जिन व्यक्तियों ने हमारे कंपनी में पैसे लगा रखे हैं, जिन्होंने हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, उनके शेयर के ऊपर हमें वापस डिविडेंड तो देना पड़ेगा। तो जिन व्यक्तियों ने हमारे व्यवसाय में शेयर्स लगा रखे हैं, पैसा लगा रखा है, आखिर उनको वापस शेयर के ऊपर हमें डिविडेंड देना पड़ेगा, ठीक है। तभी तो और व्यक्ति हमारी कंपनी में पैसा लगाएंगे या हमारी कंपनी हमारे व्यवसाय से जुड़े रहेंगे। इसलिए वित्तीय प्रबंध ये भी देखता है कि आखिर हमें कितना पैसा लगाना है, हमें अपने व्यवसाय में जो है कितनी हम वित्तीय प्रबंध ये भी देखता है कि आखिर हमें अपने व्यवसाय में के जो शेयर होल्डर हैं उनको कितना लाभांश देना है, कितना डिविडेंड बांटना है और कितना लाभ का कितना हिस्सा हमें रिजर्व करके रखना है और इस लाभ में से कितना हिस्सा हमें बांट देना है, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है वित्तीय प्रबंध ही डिसाइड करता है। वित्तीय प्रबंध के द्वारा ही हम तय कर पाते हैं कि कितना लाभ का कितना पैसा हम डिस्ट्रीब्यूट करें और कितना पैसा हम बचा के रखें। तो ये हमने देखा कि व्यवसाय के सारे तो डिसीजन, इंपॉर्टेंट डिसीजन वित्तीय प्रबंध के द्वारा होते हैं, ठीक है। इसलिए हमें पता चलता है कि वित्तीय प्रबंध कितना आवश्यक है एक संस्था के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल डिसीजन, ठीक है। वित्तीय प्रबंध क्या है, उस वित्तीय प्रबंध की क्या भूमिका होती है। उसके अलावा नेक्स्ट है, हमने देखा वित्तीय प्रबंध का डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, डिटर्मिनेशन ऑफ करंट एसेट, डिटर्मिनेशन ऑफ पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल, ठीक है। भूमिका में एक हम ये भी देखते हैं कि हमारे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंस का निर्धारण करते हैं, यानी कि हम ये देखते हैं, ठीक है। वित्तीय प्रबंध के द्वारा ये देखा जाता है कि जो लॉन्ग टर्म हमारी एसेट्स है, जो लॉन्ग टर्म हमारा फाइनेंस है, ठीक है, और जो शॉर्ट टर्म फाइनेंस है उसका किस प्रकार से निर्धारण किया जाए। यानी कि देखिए किसी भी व्यवसाय में पैसा जो लगा होता है वो दो कंडीशन में लगा होता है, एक तो उसकी फिक्स्ड एसेट्स में और एक उसकी शॉर्ट टर्म एसेट्स होती है, जो करंट एसेट्स होती है उनमें। तो पैसा हम जो बाहर से मंगाते हैं, जब संस्था जो बाहर से पैसा लेती है वो भी दो कंडीशंस पे लेती है, ठीक है। एक तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती है उसकी और एक शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होती है। यानी कि एक तो लंबे अवधि के लिए कोई व्यवसाय पैसा लेता है लोगों से और एक कम अवधि के लिए कोई पैसा लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे उस व्यवसाय को यही देखना है कि आखिर वह, चलो उसने ये तो डिसाइड कर लिया कि मेरे को इतने पैसे की बाहर से जरूरत है, लेकिन अब उसको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इतने पैसे में से कितने पैसे मैं लंबे अवधि के लिए लूं और कितने पैसे मैं थोड़ी अवधि के लिए लूं। तो वित्तीय प्रबंध के द्वारा ही हम ये डिसाइड कर पाते हैं एक व्यवसाय के लिए कितने पैसे की जरूरत कम अवधि के लिए है और कितना पैसा उसको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, ठीक है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट डिटर्मिनेशन ऑफ पोर्शन ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। देखिए उस संस्था ने अगर मान लीजिए डिसाइड कर लिया कि 100 रुपए में से उसको 60 रुपए लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, 40 रुपए जो है शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए। अब लॉन्ग टर्म के लिए भी उसके पास कई ऑप्शन होते हैं पैसा इकट्ठा करने के लिए। जैसे लॉन्ग टर्म में वो शेयर्स के द्वारा पैसा इकट्ठा कर सकता है, शेयर्स में भी प्रेफरेंस शेयर से ले सकता है, इक्विटी शेयर्स के थ्रू पैसा इकट्ठा कर सकता है, डिबेंचर्स के थ्रू है, लॉन्ग टर्म लोन ले सकता है, बैंक से लोन ले सकता है, उसके पास कई ऑप्शन होते हैं। तो वित्तीय प्रबंध में हम यही देखते हैं कि आखिर हम पैसे इस 60 रुपए को किस तरह से मंगाएं ताकि हमें कम खर्चे में ये पैसे मिल जाएं, क्योंकि अगर हम शेयर्स के थ्रू मंगाएंगे तो
पड़ेगा, डिवेंचर या लोन लेंगे तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो हम ये डिसाइड करते हैं, ये देखते हैं कि आखिर इस 60 रुपए को हम किन किन साधनों से कितना कितना मंगाए, यानी कि शेयर्स के थ्रू कितना पैसा मंगाए और डिवेंचर्स के थ्रू कितना पैसा मंगाए और लोन के थ्रू कितना पैसा मंगाया जाए, ताकि हमारे पास जो ये 60 रुपए आए, इसकी लागत कम से कम पड़े। ठीक है, तो इस चीज का निर्धारण भी वित्तीय प्रबंधन के द्वारा किया जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा, ये था हमारा क्या भूमिका थी वित्तीय प्रबंधन की। उसके बाद है हमारा फाइनेंशियल डिसीजन। वित्तीय प्रबंधन क्या है, इसकी क्या भूमिका है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, हमने सब देखा। अब हम देखेंगे फाइनेंशियल डिसीजन। वित्त का प्रबंधन हमने कर लिया, देख लिया कितने पैसे की जरूरत है, कहाँ कहाँ इसको किस एंगल में हम इसको रख सकते हैं। ठीक है, कैसे इसका निर्धारण हम कर सकते हैं करंट और फिक्स्ड में। ठीक है, ये सब कुछ हमने प्रबंध कर लिया, मैनेजमेंट कर ली। उसके बाद एक और होता है फाइनेंशियल डिसीजन, वित्तीय निर्णय। फाइनेंशियल डिसीजन क्या होता है, देखिए वित्त का निर्णय लेना, डिसीजन लेना कि उसको आखिर पैसे कहाँ कहाँ से किस तरह से मंगवाने हैं। ठीक है, एक अगर व्यवसाय में पैसे से रिलेटेड, वित्त से रिलेटेड कोई भी डिसीजन अगर गलत ले लिया जाएगा तो उस व्यवसाय को इसकी बहुत बड़ी भरपाई करनी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए वित्तीय निर्णय को हम 3 भागों में बांटते हैं, यानी कि पैसे से रिलेटेड जो डिसीजन होते हैं किसी भी व्यवसाय में वो 3 रूपों में बटे होते हैं। ठीक है, फर्स्ट है उसको इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना पड़ता है, फाइनेंशियल डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। फर्स्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। देखिए किसी भी व्यवसाय में हमारे पास जो एसेट्स होते हैं वो 2 तरह के एसेट्स होती हैं, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स की तरह ही हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी 2 तरह के होते हैं, यानी कि हम जो है पैसा इन्वेस्ट भी 2 रूपों में करते हैं। फर्स्ट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और सेकंड है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी कि हम अपने पैसे को, ठीक है, एक संस्था अपने पैसे को बाहर, ठीक है, दूसरी जगह पर उस पैसे को कहाँ कहाँ कैसे लगाया जाए, वही होता है इन्वेस्टमेंट। यानी कि आपके पास पैसे हैं, आप उन पैसे को अपने पास रखोगे अपनी तिजोरी में बंद करके, तो वो बढ़ेंगे थोड़ी, वो जितने हैं उतने ही रहेंगे। लेकिन बात क्या आती है कि हमें तो पैसा बढ़ाना है ना, जितना है उतना ही रखेंगे तो आने वाले थोड़े से टाइम के बाद हमारे पास जितना है वो कम लगेगा हमें, क्योंकि हर साल जो है महंगाई बढ़ रही है। इसलिए हमारे पास जो पैसा है उसको हमें बाहर लगाना पड़ेगा, किसी ऐसी जगह लगाना पड़ेगा जहां से हमें ब्याज मिले, हमें लाभ मिले, डिविडेंड मिले। ठीक है, तो वही डिसीजन लेना होता है। तो अगर हम उस पैसे को लंबी अवधि के लिए कहीं पर लगाने की सोचते हैं तो उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और अगर उस पैसे को कम अवधि के लिए कहीं पर लगाने का हम निर्णय लेते हैं तो उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अब लॉन्ग टर्म में पैसा लगाने के लिए भी हमारे पास कई बार बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लें, हम किसी कंपनी के डिवेंचर्स खरीद लें, हमारे पास कई ऑप्शन होते हैं। तो इतने सारे ऑप्शंस में से हमें एक बेस्ट ऑप्शन का चुनाव करना है, तो उसे ही बोलते हैं बेस्ट ऑप्शन के चुनाव के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैपिटल बजटिंग। ठीक है, पूंजी बजटिंग एक मेथड होता है। पूंजी बजटिंग मेथड के द्वारा हम अपने हर एक ऑप्शन को, जितने भी हमारे पास ऑप्शन विकल्प है पैसा लगाने का, उस हर एक विकल्प को इस मेथड के द्वारा जांचा जाता है, और जो सबसे ज्यादा लाभ दिखाएगा इस मेथड के थ्रू, जिस ऑप्शन से हमें सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा हम वहीं पर पैसा लगाएंगे। ठीक है, उसी तरह से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट था कम अवधि के लिए पैसा लगाना। कम अवधि के लिए पैसे लगाने में भी हमारे पास कई ऑप्शंस होते हैं, उसके लिए हम जो उसका चुनाव करते हैं उसको बोलते हैं लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि कम अवधि के लिए इन्वेस्ट करना पैसा, उसके लिए लिक्विडिटी एंड इन्वेस्टमेंट गलती से बोल दिया। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हमारा किसके ऊपर डिपेंड करता है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के ऊपर, इनकी चालू पूंजी। शॉर्ट टर्म पैसा लगाने के लिए हमें व्यवसाय में क्या देखनी पड़ेगी, उसकी चालू कंडीशन कैसी है। ठीक है, उसकी वर्किंग कैपिटल उसको कितनी चाहिए, यानी कि उसको अपना व्यवसाय प्रतिदिन चलाए रखने के लिए कितनी पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, वर्किंग कैपिटल उसको कितनी जरूरत होगी। वर्किंग कैपिटल के बेस पर ही वह डिसीजन ले पाएगा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का, कम अवधि के इन्वेस्टमेंट का। ठीक है,
क्योंकि सारा पैसा लॉन्ग टर्म में तो वो नहीं लगा सकता ना, उसको व्यवसाय को चलाए रखने के लिए भी पैसे की जरूरत है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट के डिसीजन को कई फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कई जो है पॉइंट प्रभावित करते हैं हमारे डिसीजन को। इन्वेस्टमेंट डिसीजन को जो जो घटक प्रभावित करते हैं उनमें फर्स्ट है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को अगर जो तत्व प्रभावित करते हैं अगर उनकी बात करें हम, ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को जो जो पॉइंट्स इफेक्ट कर सकते हैं अगर हम उनकी बात करेंगे तो फर्स्ट है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। इनकी हम जिस भी प्रोजेक्ट में जहां पर भी जिस भी कार्य में पैसा लगाना चाहते हैं हमें सबसे पहले उसका कैश फ्लो देखना पड़ेगा, रोकड़ का प्रवाह देखना पड़ेगा। इनकी जैसे हम कोई भी काम करते हैं, जैसे खेत में कोई काम करते हैं तो हम हवा का देखते हैं ना, हवा का रुख कैसा है, हमारी तरफ हवा आ रही है या उधर की तरफ जा रही है। पानी का हम बहाव देखते हैं कि पानी इधर जा रहा है या उधर जा रहा है, ठीक है। उसी के बाद हम तैरने की सोचेंगे कि हमें किस साइड में तैरना है, तो हमें यही देखना कैश का फ्लो कि पैसा किस तरफ आ रहा है या जा रहा है। तो अगर हमारे पास A B C 3 ऑप्शन है पैसा लगाने का, तो हम तीनों को ये देखेंगे कि तीनों से कितना कैश आ रहा है, तीनों का कैश फ्लो क्या है, ठीक है। तो कैश फ्लो की दो कंडीशंस होती हैं, एक तो होता है कैश इनफ्लो और एक होता है कैश आउटफ्लो। इनकी ए में जितना पैसा, ए कार्य करने के लिए हमें जितना पैसा लगाना पड़ेगा उसको बोलते हैं कैश आउटफ्लो, और ए से हमें जितना पैसा मिलेगा, ठीक है, हमारे पास जितना पैसा आएगा उसको बोलते हैं कैश इनफ्लो। तो हम दोनों को कंपेयर करते हैं कि आखिर हमें कितना लगाना पड़ेगा और उसके ऊपर कितना मिलेगा। उसी तरह से बी को देखेंगे, उसी तरह से सी को देखेंगे। ए बी सी तीनों में से जहां पर भी थोड़ा पैसा लगा के ज्यादा पैसा कमा रहे हैं हम उसी का चुनाव करेंगे, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड कर जाता है, कैश इनफ्लो पर। इन्वेस्टमेंट का डिसीजन किस पे डिपेंड कर गया, कौन सा फैक्टर ने इफेक्ट कर दिया इस चीज को, कैश इनफ्लो या कैश फ्लो में। नेक्स्ट है रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न में हम देखिए क्या देखते हैं कि हमने जो पैसा लगाया है, ठीक है, हमने जो पैसा लगाया है उसके ऊपर हमें जो रिटर्न मिल रहा है, जो इनकम मिल रही है उसकी क्या रेट है। इनकी हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर हमें जो वापस कमाई हो रही है उसकी क्या दर है। अगर ए के ऊपर पैसा लगा के हमें 20% की रेट से कमाई हो रही है, बी के ऊपर 30% की कमाई से, सी के ऊपर 10% की कमाई से, तो हम ज्यादा रेट वाले का चुनाव करेंगे ना। इनकी बी में तो 100 रुपए लगा के 30 रुपए कमा रहे हैं हम, यहाँ पे 100 रुपए लगा के 20 ही कमाने को मिल रहा। तो रेट ऑफ रिटर्न भी हमारे डिसीजन को इफेक्ट करती है। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन बोल्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है, इन्वेस्टमेंट के क्राइटेरिया में क्या क्या इन्वेस्टमेंट होता है, आवश्यक राशि, कैश का इनफ्लो, यानी कि इन्वेस्टमेंट के क्राइटेरिया में भी कई चीजों को शामिल किया जाता है कि कितनी अमाउंट की जरूरत है, उसके ऊपर क्या रिटर्न मिलेगा। यानी ये जरूरी नहीं है कि जिसके ऊपर रिटर्न ज्यादा हो वो बेस्ट है। हम बाद में कंपेयर तो करके देखेंगे कि हमें ये जो कमाई हो रही है वो कितना पैसा लगा के हो रही है, कितनी रेट में पड़ रही है, या ये कमाई हो सकता है ये 5 साल में दे रहा हो हमें, और यहाँ पे 20% की इनकम हमें 2 साल में हो रही है। तो हम हर चीज को देखेंगे कि हमें कितनी लागत पड़ रही है उस कमाई को करने में, हमें कितने पैसे लगाने पड़ रहे हैं, कितने टाइम के बाद हमें वहां से इनकम मिलने स्टार्ट हो जाएगी। तो कई तरह की चीजें उसको इफेक्ट करती हैं। उसके बाद है हमारा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं उनमें मेन होता है लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। यानी कि हम ये देखेंगे कम अवधि के लिए इन्वेस्ट करने के लिए कि आखिर हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो इस तरह से होना चाहिए कि व्यवसाय की लिक्विडिटी कायम रहे। लिक्विडिटी यानी कि तरलता, ठीक है। हमारा ये नहीं है कि हम सारा का सारा पैसा जो है एक शॉर्ट टर्म टाइम में खर्च कर दें, ठीक है। यानी कि हमारी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज एक इक्वल, एक अच्छे रेशियो में होनी चाहिए। ये नहीं है कि हमारी करंट लायबिलिटी चालू दायित्व बहुत ज्यादा है और हमारे पास चालू संपत्ति बहुत ही कम है, तो ये कोई अच्छा डिसीजन नहीं होगा। तो व्यवसाय में एक लिक्विडिटी जो तरलता की मात्रा है वो अच्छी खासी सही पोजीशन में होनी चाहिए। यानी कि तरलता से मतलब है कि उसके पास ये ना हो कि एसेट्स बहुत ज्यादा है
लायबिलिटीज बहुत कम है या उसके चालू दायित्व बहुत ज्यादा है और चालू संपत्तियां बहुत कम है। ठीक है, एक अच्छी पोजीशन होनी चाहिए। तो संस्था में जो है इतनी तरलता होनी चाहिए, इतना पैसा होना चाहिए कि जरूरत के रोज के, ठीक है, रोज के दैनिक कार्यों की पूर्ति हो सके। उसके बाद है प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि संस्था में जो है एक लाभ की स्थिति बनी रहनी चाहिए। ठीक है, उसके उस संस्था में जो है उसके इन्वेस्टमेंट के ऊपर उसको अच्छी लाभ मिलता रहना चाहिए, ये पोजीशन भी होनी चाहिए। ये नहीं है कि वो सिर्फ पैसा लगाया ही जा रहा और वहां से उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो ये थे हमारे 2 पॉइंट्स इसके इन्वेस्टमेंट डिसीजन के। उसके बाद है हमारा इन्वेस्टमेंट का डिसीजन हमने पढ़ा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल डिसीजन, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल डिसीजन में सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का डिसीजन था। उसके बाद फाइनेंशियल डिसीजन में हम क्या देखते हैं, वित्त का डिसीजन, यानी कि वित्त को लॉन्ग टर्म सोर्स से किस रेशियो में प्राप्त किया जाए। जब फाइनेंशियल डिसीजन की बात आती है तो मेनली माइंड में होता है लॉन्ग टर्म। ठीक है, शॉर्ट टर्म यहाँ पे माइंड में नहीं होना चाहिए। फाइनेंशियल जो डिसीजन होता है मेनली लॉन्ग टर्म से ही रिलेटेड होता है। तो लॉन्ग टर्म वित्त को, पैसे को लॉन्ग टर्म सोर्स से किस रेशियो में प्राप्त किया जाए, यही इसी का डिसीजन लेना ही, इसी को तय करना ही हमारा फाइनेंशियल डिसीजन कहलाता है। जैसे मैंने आपको वहां पे एक एग्जांपल बताया था कि अगर हमें 60 रुपए चाहिए तो ये 60 रुपए हम शेयर्स के द्वारा भी कलेक्ट कर सकते हैं, हम डिवेंचर्स के द्वारा भी कलेक्ट कर सकते हैं और हम लोन के द्वारा भी। तो अब हमें यही देखना है कि हम इस 60 रुपए को सारे के सारे शेयर्स के द्वारा इकट्ठे करें या डिवेंचर्स के द्वारा मंगाए या कुछ पैसा शेयर्स के द्वारा मंगा ले, कुछ डिवेंचर्स के द्वारा। तो ये कुछ का डिसीजन करना ही फाइनेंशियल डिसीजन है, यानी कि कुछ कितना, 20 शेयर्स के द्वारा, 40 डिवेंचर्स के द्वारा या 30 यहाँ पे और 30 यहाँ पे, इनकी किस रेशियो में मंगाए, उस रेशियो का निर्धारण करना ही फाइनेंशियल डिसीजन कहलाता है। अब इस चीज को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो उनकी बात करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा कैश फ्लो की पोजीशन, यानी कि हम ये देखेंगे हर एक से कि अगर हम शेयर्स के द्वारा पैसा मंगाते हैं तो संस्था में लाभों के ऊपर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, कितनी इनकम हमें हो सकती है। अगर हम डिवेंचर्स के थ्रू मंगाएंगे तो हमारे इनकम के ऊपर, हमारा क्या इनकम के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, क्या असर पड़ेगा। उसके बाद है कैश फ्लो की पोजीशन, इनकी कैश फ्लो की कि हमें शेयर्स के द्वारा पैसा इकट्ठा करने में कितना आउटफ्लो हुआ है कैश का, यानी कि कितना खर्चा हुआ है। ठीक है, शेयर्स के द्वारा पैसा इकट्ठा करने में भी तो खर्चा होता है ना, शेयर्स को इश्यू करना पड़ता है तो इश्यू की कॉस्ट आती है, प्रोस्पेक्ट की कॉस्ट पड़ती है, और उन शेयर्स के द्वारा अगर हम पैसा इकट्ठा करेंगे तो हमें जो बेनिफिट्स होगा, ठीक है, हमें बेनिफिट्स भी तो होगा, शेयर्स को इश्यू करने से हमें पैसा मिलेगा, एक लंबी अवधि के लिए पैसा मिलेगा। तो इस चीज से जो इनकम में बढ़ोतरी होगी, कैश इनफ्लो और आउटफ्लो, तो हम कंपेयर करके देखेंगे कि कैश फ्लो की क्या पोजीशन है, किस सोर्स के द्वारा हमारा कैश फ्लो इंक्रीज हो रहा है और किस सोर्स के द्वारा अगर हम पैसा मंगाएंगे तो हमारा कैश नीचे जा रहा है। उसके बाद है हम कोस्ट को भी कंपेयर करते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि हमने सोच लिया चलो शेयर्स के द्वारा 60 रुपए मंगा लेते, हमें तो मंगाना है, शेयर्स के द्वारा मंगा लेंगे क्या जा रहा है, ठीक है, डिवेंचर्स के द्वारा मंगा लेंगे क्या जा रहा है, ऐसे नहीं, हमें कंपेयर करना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है कि अगर हम शेयर्स के द्वारा पैसा मंगाएंगे तो हमें क्या कॉस्ट पड़ेगी और डिवेंचर्स के द्वारा मंगाएंगे तो कितनी कॉस्ट आएगी, क्योंकि शेयर्स के द्वारा मंगाएंगे तो हमें उनको लाभांश देना पड़ेगा, डिविडेंड देना पड़ेगा, ओनरशिप देनी पड़ेगी, क्योंकि जो शेयर होल्डर होते हैं वो उस व्यवसाय के स्वामी होते हैं। तो अभी तक व्यवसाय के अगर 500-400 स्वामी थे और हमने 100 शेयर और इश्यू कर दिए तो 100 व्यक्ति और बढ़ गए, वो भी तो उसके स्वामी हो गए, क्योंकि किसी भी व्यवसाय के वास्तविक स्वामी कौन होते हैं, अंशधारी, शेयर होल्डर। तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या कॉस्ट पड़ रही है शेयर्स की और कितनी कॉस्ट पड़ रही है डिवेंचर्स के द्वारा, क्योंकि डिवेंचर्स के ऊपर हमें ब्याज देना पड़ेगा। तो हम हर एक का जो है कॉस्ट देखते हैं और जिसकी कॉस्ट कम पड़ती है हम उसके द्वारा ही पैसे का मंगाएंगे। ठीक है, उसके बाद है रिस्क, आखिर क्या कितना रिस्क है, किस चीज में रिस्क है। ठीक है, कि अगर हम शेयर्स के द्वारा मंगाएंगे तो व्यवसाय को कितना रिस्क का सामना करना पड़ सकता है और अगर हम डिवेंचर्स के
एक व्यवसाय में रिस्क का स्तर कितना होगा। क्योंकि देखिए अगर हम शेयर्स के द्वारा मंगाएंगे तो संस्था को क्या देना पड़ेगा, डिविडेंड देना पड़ेगा और उसकी ओनरशिप भी बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर हम डिबेंचर्स के द्वारा मंगाएंगे, लोन के द्वारा मंगाएंगे तो वहां पे हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा और ये इंटरेस्ट तो हमें एक फिक्स है कि इंटरेस्ट तो देना ही पड़ता है चाहे लॉस हो या ना हो, ठीक है। तो व्यवसाय के लिए रिस्की हो जाता है। अगर व्यवसाय को लॉस हो रहा है और उसने लोन के द्वारा पैसा ले रखा है तो उसको वो ब्याज जरूर देना पड़ेगा। तो डिबेंचर्स या जो लोन होता है वो थोड़ा रिस्की हो जाता है उस व्यवसाय के लिए जिसके अभी लाभ की कोई गारंटी नहीं है, उसका कोई फिक्स नहीं है कि हर साल इतना लाभ हो रहा है, कभी उसको अच्छा लाभ हो जाता है, कभी कम लाभ हो रहा है, तो उसके लिए तो रिस्की हो जाता है। तो रिस्क के स्तर को भी देखना पड़ेगा। उसके बाद है फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है, यानी कि जिस भी स्रोत के द्वारा हम पैसे को इकट्ठा करने की सोचते हैं, हम पैसे को लेने की सोचते हैं व्यवसाय में, ठीक है, उसकी क्या लागत है, उस स्रोत की क्या लागत है। यानी कि अगर हम शेयर्स के द्वारा पैसा कलेक्ट करना चाह रहे हैं लंबी अवधि के लिए तो हमें शेयर्स को इश्यू करना पड़ेगा, ठीक है, अलॉटमेंट करना पड़ेगा, उसके ऊपर भी तो कुछ खर्चा आएगा। उसी तरह से डिबेंचर्स और लोन के ऊपर भी तो कुछ खर्चा आता है, स्टार्टिंग की कुछ कॉस्ट आती है, तो वही होती है क्या, फ्लोटेशन कॉस्ट। तो हम कंपेयर करते हैं कि किस स्रोत के ऊपर हमें ज्यादा फ्लोटेशन कॉस्ट देनी पड़ती है, तो जिसके ऊपर ज्यादा देनी पड़ेगी हम अवॉइड करेंगे ना उस चीज को, ठीक है। उसके बाद हमारा लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होते हैं कि एक व्यवसाय में दो तरह की कॉस्ट पड़ती हैं, एक तो फिक्स्ड कॉस्ट, एक होता है फ्लैक्चुएट कॉस्ट, यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट ऐसी जो उस व्यवसाय में होंगी ही होंगी, ठीक है। वो व्यवसाय चाहे चले ना चले, उसको अच्छा लाभ मिल रहा हो या अच्छा लाभ ना मिल रहा हो उस व्यवसाय को, लेकिन उसको वो कॉस्ट सहन करनी ही पड़ेगी, ठीक है। जैसे उसको कंपनी को अपना किराया देना ही पड़ेगा, सैलरी देनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो फ्लोटेशन कॉस्ट जिस भी संस्था में ये फिक्स्ड कॉस्ट अधिक होती है, ठीक है, अधिक होती है, तो वह क्या करेगा, सस्ता सोर्स लेगा, ऐसे सोर्स से पैसा इकट्ठा करेगा जो उसके लिए सस्ता पड़ता हो, ठीक है। जैसे कि शेयर्स के द्वारा अगर उसके पास पहले से ही स्थायी लागत ज्यादा है, फिक्स्ड कॉस्ट पहले ही ज्यादा है, तो वह ऐसा साधन ढूंढेगा कि उसको कम लागत का पड़ जाए, तो वो शेयर्स के द्वारा पैसा इकट्ठा कर लेगा, क्योंकि शेयर्स के ऊपर फिक्स नहीं होता डिविडेंड को एक रेशियो में देना कि हर महीने इतना डिविडेंड देना ही पड़ेगा। डिबेंचर या लोन के थ्रू लेगा तो वहां पे फिक्स हो जाता है कि हर महीने इतना ब्याज आपको देना पड़ेगा चाहे लॉस हो या प्रॉफिट हो। लेकिन शेयर्स के ऊपर क्या, संस्था को अगर लाभ होगा तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए जब जिस संस्था की फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा होती है वो शेयर्स का चुनाव करते हैं, और जिसकी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होती है वो पैसा लोन के द्वारा या डिबेंचर्स के द्वारा भी मंगवा सकते हैं। उसके बाद है कंट्रोल कंसीडरेशन, कंट्रोल का, यानी कि देखिए अगर एक संस्था चाहती है, ठीक है, एक संस्था के जो स्वामी है, जो एग्जिस्टिंग ओनर है, वो चाहते हैं कि व्यवसाय के ऊपर उनका कंट्रोल रहे, तो वह क्या करेंगे, तो वह शेयर्स के द्वारा तो और पैसा नहीं मंगाएंगे, क्योंकि शेयर्स अगर उसने इश्यू कर दिए तो और शेयर होल्डर बढ़ जाएंगे और स्वामी बढ़ जाएंगे। तो अगर संस्था के स्वामियों की सोच है, मैनेजर्स के डायरेक्टर की ये सोच है कि कंट्रोल हमारे ही पास रहे, तो वह शेयर्स को नहीं इश्यू करेगी। उसके बाद है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, पूंजी मार्केट की क्या स्थिति है, ठीक है। पूंजी मार्केट में मतलब क्या चल रहा है, क्या उसकी कंडीशंस है, व्यक्ति जो है आखिर मुद्रा की स्थिति चल रही है या फिर जो है वो एक मुद्रास्फीति, एक अपस्फीति होती है ना, अगर महंगाई चल रही है, मंदी चल रही है, क्या चल रहा है। अगर मार्केट में मंदी चल रही है, ठीक है, होता है ना कि महंगाई का दौर है या फिर मंदी का दौर है, तो मंदी चल रही है तो लोगों के पास पैसे की कमी हो जाती है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो सोचेंगे कि आखिर हम कहीं ऐसी जगह पैसा लगाए जहां से हमें एक अच्छी खासी जो है कमाई आती रहे, ठीक है, एक फिक्स कमाई आती रहे। तो फिक्स के चक्कर में वो डिवेंचर में पैसा लगाएंगे, क्योंकि शेयर्स के ऊपर तो तसल्ली होती नहीं है, लाभ हो जाएगा तो मिल जाएगा, नहीं है तो डिविडेंड नहीं मिलेगा, इसलिए पूंजी बाजार की स्थिति को भी देखना पड़ता है।
उसके बाद है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट में हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट हम जो भी करेंगे, ठीक है, जो भी इन्वेस्टमेंट होगा उसके ऊपर हमें क्या इनकम मिलेगी। इनकी हम इस 60 पैसे को अगर शेयर्स के द्वारा इकट्ठा करेंगे और हमें इतनी कॉस्ट पड़ेगी और इस 60 पैसे को हम कहीं पर इन्वेस्ट करके हमें जो इनकम मिलेगी, ठीक है, हम उस इनकम को और इस कॉस्ट को कंपेयर करके देखेंगे कि क्या यह सही है, या फिर हम 60 रुपए को डिबेंचर्स के थ्रू मंगा के देख लेते हैं हमें कितनी कॉस्ट पड़ रही है और इस 60 रुपए को हम कहाँ इन्वेस्ट करेंगे उसको भी कंपेयर करके देखते हैं। तो हम अपने इन्वेस्टमेंट की हमें रेट पता चल जाती है कि हमें कितने उसके ऊपर कमाई हुई। नेक्स्ट है हमारा टैक्स रेट। देखिए व्यवसाय में क्या होता है, टैक्स तो पे करना ही पड़ता है, ठीक है, तो टैक्स की क्या रेट है। अगर एक संस्था में, ठीक है, एक संस्था को टैक्स ज्यादा पे करना पड़ रहा है, ठीक है, टैक्स की रेट यानी कि गवर्नमेंट टैक्स डिसाइड करती है ना, तो अगर टैक्स ज्यादा लगाया जाता है, टैक्स की रेट ज्यादा है कंपनियों के ऊपर, तो वह क्या करेंगी, वह लोन के द्वारा पैसा इकट्ठा करेंगी, क्योंकि जो इंटरेस्ट होता है, ठीक है, इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर क्या मिलता है हमें, उसके ऊपर हमें टैक्स से छूट मिलती है, यानी कि बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होगा, ठीक है, उस प्रॉफिट में से लेस हो जाएगा इंटरेस्ट, कि उसने जो भी इंटरेस्ट दिया है वो लेस हो जाएगा और उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसके ऊपर उस संस्था को टैक्स देना पड़ेगा। अगर उस संस्था ने डिबेंचर्स या लोन के द्वारा पैसा ले ही नहीं रखा तो वह इंटरेस्ट क्या देगी, कुछ नहीं देगी, डिविडेंड देगी, डिविडेंड प्रॉफिट में से लेस नहीं होएगा, टैक्सेबल, ठीक है, डिविडेंड तो टैक्सेबल हो गया, तो यहाँ पे कुछ लेस होगा नहीं, जितना भी प्रॉफिट यहाँ पे था वही प्रॉफिट यहाँ बच गया, उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। और अगर इंटरेस्ट दिया होता 100 में से 20 रुपए कंपनी बाहर इंटरेस्ट के रूप में दे रही है तो उसके पास 80 बचते, 80 के ऊपर टैक्स लगता, तो अगर टैक्स की रेट ज्यादा है तो वह टैक्स बचाना चाहेगी, ठीक है, इसलिए वह डिबेंचर्स या लोन के द्वारा पैसा इकट्ठा करेगी। उसके बाद है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी। अगर एक संस्था चाहती है कि उसके पास जो भी लॉन्ग टर्म में वो जिस भी सोर्स से पैसा इकट्ठा कर रही है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहे, यानी कि संस्था जब चाहे उस पैसे को रिटर्न कर सके, उस जो है उधारी को पूरा कर सके, ठीक है, तो वह फ्लेक्सिबिलिटी भी देखते हैं कि आखिर एक संस्था के लिए ये कंडीशन भी हो कि वह थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सके, यानी कि अगर वह सारे के सारे पैसे शेयर्स के द्वारा इकट्ठे करते तो शेयर्स तो एक लंबी अवधि के लिए होते हैं, ठीक है, लंबी अवधि के लिए होते हैं, शेयर होल्डर के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वह उन शेयर्स को कंपनी को वापस देगा या नहीं देगा या वो रखेगा। लेकिन डिबेंचर्स है, डिबेंचर्स को तो रीडिंग करना ही पड़ता है, डिबेंचर का पैसा तो कंपनी के ऊपर डिपेंड है कि वह इनका पैसा कब लौटाएगी, अगर कंपनी के पास पैसे जल्दी आ जाते हैं तो वह इनका पैसा जल्दी लौटा देगी, ठीक है, लेकिन शेयर जिसने ले लिया वो तो उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड है ना कि वह उस शेयर को वापस कंपनी को देगा या नहीं देना चाह रहा अभी। तो अगर फ्लेक्सिबिलिटी रखना चाह रही है तो कंपनी को डिबेंचर्स या लोन में के द्वारा पैसे मंगाने चाहिए, क्योंकि जब सही कंपनी के पास पैसे आ जाएंगे वह इनकी तो भुगतान कर देगी। उसके बाद है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ठीक है, वैधानिक एक प्रबंध भी होता है, हमारे हाथ में सब कुछ नहीं होता संस्था के पास, संस्था तो चाहे तो 60 के 60 रुपए जो शेयर्स के द्वारा मंगा ले या 60 के 60 रुपए डिबेंचर्स के द्वारा मंगा ले, एक जो है क्राइटेरिया भी गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया होता है जिसको बोलते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो, ठीक है, डेब्ट इक्विटी रेशियो, जिसमें ये डिसाइड होता है कि आप किस रेशियो में पैसा बाहर से मंगा सकते हो, यानी कि हम जैसे अलग अलग कंपनियों के लिए अलग अलग रेशियो होता है, जैसे 2 और 1 का रेशियो होता है कई कंपनियों के लिए कि आप 2 रुपए लोन के द्वारा डेब्ट के थ्रू मंगा सकते हो डिबेंचर्स या लोन के द्वारा, लेकिन 1 रुपया आपको खुद लगाना पड़ेगा, यानी कि स्वामियों को लगाना पड़ेगा। तो अलग अलग टाइप्स की कंपनियों के लिए ये अलग अलग रेशियो होता है, तो हम अपने मर्जी से कुछ ऐसा नहीं है कि हम सारा का सारा पैसा डेब्ट से मंगा ले, इक्विटी 0 रख ले, ऐसा नहीं हो सकता, जो एक लीगल जो पोर्शन होता है, जो रेशियो होता है, हमें उसको भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये वो फैक्टर थे जो कि इफेक्ट करते हैं किसको, हमारे फाइनेंशियल डिसीजन। उसके बाद नेक्स्ट था हमारा डिविडेंड डिसीजन।
देखिए डिविडेंड डिसीजन में क्या होता है, डिविडेंड यानी कि लाभांश, संस्था को ये भी डिसीजन लेना पड़ता है कि वह अपने अंशधारियों को कितना लाभांश दे, ठीक है, कितने टाइम के बाद दे, कितना लाभांश बांटे, क्योंकि संस्था के पास जो लाभ बचता है, जो प्रॉफिट बचता है, वो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं उस प्रॉफिट को, या तो वह डिविडेंड के रूप में इस प्रॉफिट को बांट दे या फिर वह इसको रिजर्व करके रखे। तो यानी कि अगर संस्था के पास 100 रुपए है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि 100 के 100 डिविडेंड दे दे या 100 के 100 को बचा ले, डिविडेंड कुछ ना दे। संस्था को यही देखना पड़ेगा कि इस 100 रुपए को मैं किस तरह से रखूं, कितना रिजर्व करके रखूं, कितना लाभांश के रूप में बांट दूं, तो किस रेशियो में वह कितना अमाउंट लाभ का कितना राशि जो है लाभांश के रूप में बांटेगी, इसी के बारे में, इसी को तय करना, इसी का डिसीजन लेना ही डिविडेंड डिसीजन कहलाता है। ठीक है, तो बोर्ड डिसाइड कर सकते हैं कि 70 रुपए बांट दिया, 30 रुपए रख लिया, या फिर हर एक कंपनी की अलग अलग पोजीशन होती है, वो उस हिसाब से डिसीजन लेती है। उसके बाद है डिविडेंड डिसीजन के फैक्टर कि कौन कौन से फैक्टर हमारे इस डिसीजन को इफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट है अर्निंग। ठीक है, एक व्यवसाय की अर्निंग क्या है, अगर एक व्यवसाय अच्छी खासी उसको इनकम मिल रही है, ठीक है, उसको अच्छी खासी अर्निंग हो रही है, तो वह डिविडेंड के रूप में ज्यादा पैसा बांट सकता है, एक अच्छा डिविडेंड दे सकता। उसके बाद है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। अगर उसको इनकम की फिक्स है, उसकी इनकम, जैसे उसको इनकम ये नहीं है कि इस साल ज्यादा हो रही है, अगले साल कम हो रही है, फिर ज्यादा हो रही, तो ये तो कोई स्टेबिलिटी नहीं है, उसको पता ही नहीं कि कब कितना क्या देना है। लेकिन अगर उसकी इनकम का स्तर स्टेबल है, ठीक है, तो वह एक अच्छा लाभ और एक निश्चित रेट से भी दे सकती है, क्योंकि व्यक्तियों को वो डिविडेंड अच्छा लगता है जो एक निश्चित रूप से मिलता है, जो फिक्स होता है। यानी कि अगर हमें ये पता हो कि 2000 रुपए हमें हर महीने मिलेंगे, तो हम उसी हिसाब से अपने काम करते हैं, हमें पता है कि ये फिक्स इनकम है, ठीक है, लेकिन हमें ये पता है कि इनकम तो होगी, पर डिसाइड नहीं है, कभी 2000 हो जाए, कभी 1000 हो जाए, कभी 1800, तो व्यक्ति इसको ज्यादा पसंद नहीं करेंगे। तो अगर संस्था में एक स्टेबिलिटी है इनकम में, तो एक अच्छा प्रॉफिट दे सकती है, सॉरी डिविडेंड दे सकती है। उसके बाद है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। अगर संस्था, ठीक है, अगर संस्था ने ये, संस्था की ये पॉलिसी है, जैसे हर एक संस्था की अलग अलग पॉलिसी होती है डिविडेंड देने की। कोई संस्था कहती है कि मेरा जो डिविडेंड है वो प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड है, अगर मेरे पास ज्यादा प्रॉफिट होगा तो मैं ज्यादा डिविडेंड दूंगा, मेरा प्रॉफिट कम हो गया तो मैं कम डिविडेंड दूंगा। लेकिन ज्यादातर संस्थाएं क्या अपनाती, क्योंकि ऐसे में तो व्यक्ति थोड़ा सोचेगा पैसा लगाने के लिए, लेकिन कई संस्थाएं आजकल क्या अपना रही है, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड अपना रही है। वो कहती हैं कि हमारे लाभांश का स्तर जो है, जो डिविडेंड देने का रेशियो है, वो सेम सा रहेगा, ठीक है, यानी उसमें ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होगा, जहां तक जितना पॉसिबल हो सकेगा वो आपको एक जैसा मिलेगा, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 2000, तो 2000 भी हो सकता है, 1900 भी हो सकता है, और 1950 भी है, या फिर 2000 भी, यानी कि वो स्टेबिलिटी हो गई कि हाँ 2 के आसपास मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपकी स्टेबिलिटी है तो आपको डिविडेंड आप इसी हिसाब से दोगे, ठीक है। उसके बाद है हमारा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। अगर किसी व्यवसाय को ये लग रहा है कि अगले साल मेरे पास अच्छे ऑप्शन है कुछ और नया बिजनेस स्टार्ट करने का, मैं अपने आप को और विकसित कर सकता हूँ, मैं अपने बिजनेस को और बढ़ा सकता हूँ, तो अगर उसके पास अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, ग्रोथ की, विकास करने की उसके पास अवसर है, तो वह डिविडेंड को कम देगा, क्योंकि उसको पैसे बचा के भी तो रखने हैं ना, अगले साल उसको नया बिजनेस भी स्टार्ट करना है। तो अगर उसको फ्यूचर में कुछ अवसर लग रहे हैं अपना बिजनेस बढ़ाने का, तो उस टाइम पर वह लाभांश को कम रखेगा, कम रखने का डिसीजन लेगा। उसके बाद है कैश फ्लो की पोजीशन, यानी कि उसका कैश का फ्लो कैसा, उसकी इनकम कैसी है। अगर उसका इनकम अच्छी आ रही है तो अच्छा लाभ देने का निर्णय लेगा, और अगर उसके पास इनकम कैश जो आ रहा है उसका अच्छा स्थिति नहीं है, उस कैश के आने की पोजीशन अच्छी नहीं आ रही है, तो वह कम डिविडेंड देने का डिसीजन लेगा। उसके बाद है शेयर होल्डर का प्रेफरेंस, यानी कि जो पैसे लगाते हैं जो व्यक्ति, उनका भी अपना अपना नजरिया होता है,
कोई व्यक्ति पैसा लगाता है, वो सोचता है कि उसको एक रेगुलर इनकम मिल जाए, ठीक है। रेगुलर इनकम यानी कि वो सोचता है कि मैंने शेयर में पैसा लगा दिया और मेरे को यहाँ पे एक रेगुलर एक फिक्स इनकम मिल जाए कि मंथली मेरे को 2000 रुपये लाभांश मिल जाए। तो ये तो रेगुलर वाले हो गए। तो कंपनी के अगर व्यक्ति जिन्होंने पैसा लगा रखा वो इस नेचर के हैं, तो कंपनी को अपना डिविडेंड देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो ऐसे नेचर के किसी महीने कंपनी ने नहीं दिया तो इनका तो विश्वास ही उठ जाएगा। कुछ व्यक्ति होते हैं जो कैपिटल गेन लेना चाहते हैं, पूंजीगत लाभ लेना चाहते हैं, ठीक है। उनको एक फिक्स इनकम से फर्क नहीं पड़ता, वो चाहते हैं कि मैंने कंपनी में आज 1000 रुपये लगाए, जब मैं इसको बेचूं तो मैं 5000 का बेच सकूं इस शेयर को। तो वो शेयर्स को बेच के पैसा खरीदने की ज्यादा सोचते हैं। उस शेयर्स के ऊपर रोज 200 रोज 10 रुपए आए, इसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसे वाले व्यक्ति हैं तो कंपनी कम डिविडेंड भी दे सकती है, लेकिन ऐसे वाले व्यक्तियों ने पैसा लगा रखा तो कंपनी को डिविडेंड देना ही पड़ेगा उन्हें। उसके बाद है टैक्स पॉलिसी, ठीक है। कंपनी सरकार ने क्या रेट टैक्स की क्या पॉलिसी फिक्स कर रखी है। अगर कंपनी को डिविडेंड के ऊपर भी टैक्स देना पड़ता है तो कंपनी क्या करेगी, डिविडेंड का कम रेशियो रखेगी, ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा वो डिविडेंड देगी उतना ज्यादा उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्स पॉलिसी भी इफेक्ट करती है डिविडेंड के डिसीजन को। स्टॉक मार्केट का रिएक्शन क्या है, ठीक है, यानी कि स्टॉक मार्केट में पूंजी जो बाजार है उसमें क्या सिचुएशन चल रही है। अगर डिविडेंड शेयर वैल्यू, ठीक है, स्टॉक मार्केट में अगर हमारे शेयर्स की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, हमारा एक शेयर 300 400 रुपए में लोग खरीदने के लिए तैयार है कंपनी के एक शेयर को, तो कंपनी अपना डिविडेंड अच्छा रखेगी, ठीक है। या दूसरा भी होता है कि जो कंपनी ज्यादा डिविडेंड देती है अपने शेयर्स के ऊपर, उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है, ठीक है। तो शेयर मार्केट के अगर रिएक्शन को हमें देखना, हमें अपने शेयर मार्केट में अपनी वैल्यू बनानी है, तो हमें ये ऐसे डिसाइड करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि शेयर मार्केट में हमारे शेयर्स की वैल्यू बढ़े तो हमें अब डिविडेंड भी अच्छा देना पड़ेगा, तभी तो वैल्यू बढ़ेगी। अगर हमारे शेयर के ऊपर लोगों को कमाई हो नहीं रही है तो लोग हमारे शेयर को क्यों खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे, ठीक है। तो नहीं खरीदेंगे तो वैल्यू क्या बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद है लीगल कॉन्स्टेंट्स, यानी कि वैधानिक बंधन। वही कि कुछ कंडीशंस भी होते हैं, कुछ लीगल कंडीशंस भी होती हैं कि एक कंपनी जो है ज्यादा अपनी पेड अप कैपिटल में से लाभांश नहीं दे सकती है, ज्यादा लाभांश नहीं दे सकती है, उनकी गवर्नमेंट एक बाउंडेशन भी लगाती है, तो कंपनी को उसे भी देखना पड़ता है। ये नहीं है कि उसने जो चाहा उतना डिविडेंड दे दिया। तो इस तरह से ये ऐसे पॉइंट्स थे जो इफेक्ट करते हैं किसको, हमारे डिविडेंड के डिसीजन को, ठीक है। तो ये था हमारा फाइनेंशियल डिसीजन। उसके बाद है हमारा वित्तीय प्रबंध के फाइनेंशियल जो हमारा मैनेजमेंट था, आखिर उसके क्या उद्देश्य होते हैं, ठीक है। वित्तीय प्रबंध करने के, वित्त को मैनेज करने के क्या उद्देश्य होते हैं किसी भी संस्था के। तो सबसे पहले होता है वो वेल्थ को इंक्रीज करना चाहती है, संपदा को बढ़ाना, ठीक है। संपदा को बढ़ाना यानी कि संस्था की वैल्यू को बढ़ाना, शेयर्स की वैल्यू को बढ़ाना, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स एंड नंबर ऑफ, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, किसी भी संस्था की वैल्यू कैसे निकलेगी कि उसके शेयर्स कितने हैं और वैल्यू ऑफ शेयर्स कितनी है, ठीक है। यानी कि अगर किसी संस्था के पास दो कंपनियां हैं ए और बी, उसके पास 100 शेयर है, इसके भी 100 शेयर है, इसका एक शेयर जो 200 रुपए में बिक रहा है और इस कंपनी का एक शेयर 150 रुपए में लोग खरीदने के लिए तैयार है, तो किस कंपनी की जो है वैल्यू ज्यादा हुई, इस कंपनी की वैल्यू ज्यादा हुई। तो संस्था में हर एक प्रबंधक का उद्देश्य होता है कि वह संस्था की वैल्यू को बढ़ाए, संपदा को बढ़ाए, इसलिए वह जो है सारे डिसीजन जो है इस तरह से मैनेज करेगा, अपने हर डिसीजन को इस तरह से मैनेज करेगा कि उसकी मार्केट में वैल्यू बढ़े, ठीक है। इसलिए वह कॉस्ट को भी कम कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, वह कम लागत वाले सोर्स से पैसा इकट्ठा करेगा, तो इसलिए उसका फोकस रहता है संपदा को बढ़ाना। नेक्स्ट होता है अनुकूलतम डिसीजन, इन्वेस्टमेंट का निर्णय लेना, यानी कि संस्था के पास अगर प्रॉफिट अर्न होने के बाद पैसे बच जाते हैं, उसके पास पैसे हैं, तो वह इस पैसे को ये देखेगा कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ,
स्कीम में पैसा लगाऊं ताकि मेरे को अच्छा जो है रिटर्न मिले। तो अच्छा इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने में भी वित्तीय प्रबंध भूमिका निभाता है, क्योंकि प्रबंध के थ्रू ही हम, मैनेजमेंट के थ्रू ही तो ये डिसीजन ले पाएंगे कि आखिर हम कहाँ पे कितना पैसा इन्वेस्ट करें। उसी तरह से एक अच्छी जो है पूंजी की व्यवस्था का निर्णय लेना, कि हमें एक ये भी डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमारा जो पैसा लगा है, संस्था में जो पूंजी लगी है, ठीक है, वह लॉन्ग टर्म वे में कितनी लगी हुई है और शॉर्ट टर्म में कितनी लगी हुई है, इनकी लंबी अवधि के लिए कितना पैसा लगा पड़ा है व्यवसाय में, और रूटीन के काम करने के लिए उस व्यवसाय को कितने पैसे की जरूरत होती है। तो ये भी एक अच्छे रेशो में होना चाहिए। ये नहीं है कि सारा पैसा यहाँ पे फंसा पड़ा है और रोज का काम करने के लिए पैसे नहीं है, या फालतू का पैसा यहाँ पे पड़ा है और लंबी अवधि के लिए हमने कहीं पैसे ही नहीं लगा रखे, ठीक है। उसी तरह से डिविडेंड, कि हमें डिविडेंड का जो डिसीजन लेना होता है वो भी ऐसा लेना चाहिए कि लोग हमारे प्रति, हमारी कंपनी के प्रति आकर्षित हो, ठीक है। अगर लोगों को एक अच्छा डिविडेंड हम नहीं देंगे तो कोई भी व्यक्ति हमारे शेयर नहीं खरीदेगा, और अगर हम ज्यादा ही पैसा देते रहेंगे डिविडेंड के रूप में तो कंपनी के पास कुछ पैसा नहीं बचेगा। तो हमें इसी चीज को मैनेज करना है कि डिविडेंड अच्छे से मिल भी जाए लोगों को और संस्था के पास से पैसा बच भी जाए। तो ये थे हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिसीजन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग। देखिए अब हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग, वित्तीय नियोजन। नियोजन क्या होता है हमें पता है कि भविष्य में हमें क्या करना, कैसे करना, इसका वर्तमान में ही डिसीजन ले लेना, वर्तमान में ही इसको तय कर लेना कि आने वाले टाइम में किसको क्या करना, कैसे करना है, कब करना है, ठीक है। उसी तरह से वित्तीय प्लानिंग क्या है कि हमें आने वाले टाइम में अपने वित्त को, अपने पैसे को कहाँ कहाँ पे लगाना है, किस रेशो में लगाना है, कैसे लगाना है और कहाँ कहाँ से इकट्ठा करना है, किस तरह से एकत्रित करना है, इन सब के बारे में पहले से ही तय कर लेना, ठीक है। यही हमारा होता है फाइनेंशियल प्लानिंग, ठीक है। अब आते फाइनेंशियल प्लानिंग की डेफिनेशन। तो प्लानिंग, वोकर एंड वोगन ने डेफिनेशन दी है कि वित्तीय नियोजन क्या है। वित्तीय नियोजन वित्त कार्य से संबंधित है और इसके अंतर्गत फर्म के वित्तीय उद्देश्यों, वित्तीय नीतियों व वित्तीय कार्य विधियों का निर्धारण करना शामिल है। यानी कि वित्त से रिलेटेड वित्त के क्या उद्देश्य हैं, उसको यूज करने की क्या पॉलिसीज है कंपनी की, और उसको काम में लेने के लिए क्या प्रोसेस अपनानी पड़ती है, उसकी क्या कार्य प्रणाली है, इन सब का निर्धारण करना, इन सबको पहले से ही डिसाइड करना ही वित्तीय नियोजन कहलाता है, ठीक है। अब बात आती है प्रोसेस की कि वित्तीय जो नियोजन होता है उसकी क्या प्रोसेस होती है, किस तरह से प्लानिंग का कार्य पूरा किया जाता है। तो सबसे पहले हमें देखना होता है वित्तीय उद्देश्यों का निर्धारण, कि आखिर वित्त की प्लानिंग करने का क्या उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य क्या है वित्त का नियोजन करने का, ठीक है। क्योंकि हम किसी भी चीज की जब प्लानिंग करते हैं तो हम ये देखते हैं कि आखिर हमें प्लानिंग करनी क्यों है, तो ऑब्जेक्ट क्या, हमारा उद्देश्य क्या है। जैसे अगर आप अभी पढ़ रहे हो तो आप प्लानिंग के द्वारा पढ़ रहे हो ना, कि मेरे को इतना घंटा ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतना घंटा ये पढ़ना, तो आप वो प्लानिंग कर क्यों रहे हो, ठीक है, क्यों आप उस प्लानिंग के द्वारा उस काम को कर रहे हो, क्योंकि आपका एक उद्देश्य है, एक ऑब्जेक्ट है कि आपको 90% मार्क्स लेके आने हैं, 99% मार्क्स लेके आने। तो इसी तरह से संस्था में भी सबसे पहले हमें संस्था के उद्देश्यों को देखना पड़ता है कि संस्था का क्या उद्देश्य है, लाभ कमाना चाहती है, पूंजी को मेंटेन करना चाहती है, आखिर उसका क्या उद्देश्य है, ठीक है। तो सबसे पहले वित्तीय प्लानिंग में हम उस संस्था के उद्देश्य का निर्धारण करेंगे। उसके बाद है वित्तीय नीतियों का निर्धारण, कि उस संस्था की क्या क्या पॉलिसीज हैं उनको डिसाइड किया जाएगा कि आखिर संस्था अपने उद्देश्य को पाने के लिए किन पॉलिसियों के ऊपर चले, ठीक है, किन पॉलिसियों का पालन एक संस्था को करना पड़ेगा अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे उन नीतियों को तय किया जाता है। हर एक संस्था की अलग अलग पॉलिसीज हो सकती हैं, जैसे संस्था की लाभांश नीति है तो हर एक संस्था की जो है डिविडेंड पॉलिसी अलग अलग हो सकती है, कोई ज्यादा लाभांश देने का सोचेगा, कोई कम लाभांश देने का सोचेगा। उधार नीति है, कोई कहेगा कि बिल्कुल उधार नहीं देंगे, कोई कहता है कि पार्शियल जो है उधार नीति चल जाएगी, यानी कि कोई व्यक्ति अगर 100 रुपए का सामान खरीदेगा तो हम जो है 30 रुपए तक का उसको उधार दे सकते हैं। कोई कहेगा कि
ठीक है, उधार की नीति भी हम अपना लेंगे, ठीक है। तो उसकी उधार के लिए एक संस्था क्या अपनाएगी नीति, ये डिसाइड किया जाता है। पूंजी ढांचा क्या डिसाइड करे, यानी कि जितने भी पैसे की उसको जरूरत पड़ती है व्यवसाय को चलाने के लिए, उसको किस रेशियो में डिवाइड करे, यानी कि कितना पैसा शेयर्स के द्वारा, कितना पैसा डिबेंचर्स के द्वारा और कितना पैसा लोन के द्वारा जो है मंगाया जाए। तो ये ढांचा भी तय करना पड़ता है। हर एक कंपनी का अलग अलग पॉलिसी हो सकती है। उसके बाद है वित्तीय कार्यविधियों का निर्धारण। कार्यविधियां क्या होती है, किसी काम को किस तरह से करना है इसका हमें क्रम बताती है, ठीक है, इसकी हमें जो है प्रोसेस बताती है कार्यविधियां। नीतियों से ज्यादा स्पष्ट होती है, क्योंकि नीति तो हमने बता दी कि हमें उधार नहीं बेचना है, ठीक है, या हम उधार बेच सकते हैं, लेकिन कार्यविधि हमें बताती है कि अगर हमने मान लीजिए सामान को उधार बेच दिया और वहां से हमें पैसा नहीं मिल रहा है, तो हमें उस उधार के पैसे को किस तरह से वापस लेके आना है, हम उसके लिए क्या क्या प्रोसेस अपनाएंगे, सबसे पहले क्या स्टेप उठाएंगे, उसके बाद क्या स्टेप उठाएंगे, वो पूरा का पूरा क्रम हमें क्या बताता है, पूरा का पूरा क्रम बताता है हमारी कार्यविधि को, ठीक है। तो यहाँ पे हमें किस काम को किस तरह से करना है उसके बारे में बताया जाता है। उसके बाद है हमारा वित्तीय नियोजन के उद्देश्य। एक संस्था के लिए वित्तीय प्रबंधन का नियोजन करना क्यों जरूरी है, इसके क्या उद्देश्य होते हैं। फर्स्ट है ताकि उस संस्था को समय पर पैसे उपलब्ध हो सके। अगर वो अपने वित्त के लिए प्लानिंग ही नहीं करेगी, उसके पास आज पैसे हैं, उसने खर्च कर दिए बिना प्लानिंग करे, कल को उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो कहाँ से लेकर आएगी। तो समय पर एक संस्था के पास पैसा मुहैया हो जाए, इसलिए उसको पैसे की प्लानिंग करनी पड़ेगी, उस पैसे को एक नियोजित ढंग से खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है वित्त का उपयुक्त से सुनिश्चित करना, यानी कि संस्था के पास पैसे सही रूप में बचे, इसका डिसीजन करना भी बहुत जरूरी है। यानी कि ना तो संस्था के पास ज्यादा पैसा रहे और ना ही कम पैसा, यानी कि संस्था के पास मान लीजिए 30 लाख रुपए का बैलेंस हमने छोड़ दिया कि भाई चलो इतना पैसा होना चाहिए, लेकिन पैसे की जरूरत संस्था को पड़ी सिर्फ 5 लाख की, तो इसका मतलब ये जो शेष हमने बचा के रखा था संस्था में ये वेस्ट ही गया है। और हमने शेष रख दिया 10 लाख, लेकिन संस्था को जरूरत पड़ी 20 लाख की, तो यानी कि हमने ये जो शेष बचा के रखा था संस्था में कि इतना पैसा तो एटलीस्ट हमारे पास होना चाहिए, वो हमारा गलत था। तो अपने एक उस बैलेंस को, जैसे होता है ना घरों में भी हम कहते हैं ना कि इस पैसे को जमा करा दे, इस पैसे से ये चीज खरीद ले, लेकिन सब कुछ होने के बाद हम ये भी तो सोचते हैं ना कि इतना पैसा तो घर में होना चाहिए कि क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। सपोज करें अगर हम उस चीज को छोड़ दें, कितना पैसा घर में हो, अब हमारे पास 100 रुपए आए और हमने 100 के 100 रुपए को अलग अलग जगह पे लगा दिया, और कल ही हमारे ऊपर कुछ ऐसा मुसीबत आ पड़ी कि हमें पैसे की जरूरत है, तो क्या ये हमारा डिसीजन सही था? गलत था ना, सारा पैसा हमने लगा दिया। 100 रुपए आया और हमने सोचा यार कहीं कोई मुसीबत पड़ जाए, और हमने वो 100 रुपए वहीं पे रख लिए, कहीं पैसा लगाया ही नहीं, तो ये भी गलत है। इस 100 रुपए घर में पड़े क्या देंगे, इनको कहीं बाहर लगाएंगे तो कुछ तो हमें वापस मिलेंगे। 20 रुपए लगाएंगे, 20 रुपए का वापसी में हमें 22 बन के तो मिलेगा, ठीक है। तो एक अच्छा शेष को बनाए रखने के लिए भी प्लानिंग की जाती है कि संस्था में कितने पैसे का शेष रखा जाए। उसके बाद है महत्व कि वित्तीय प्लानिंग की क्या जरूरत है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्यों आवश्यक है। तो फर्स्ट है संभावित परिस्थितियों का सामना करने में, यानी कि फ्यूचर में कुछ भी कंडीशंस हो सकती हैं अच्छी बुरी, तो उनको फेस करने के लिए वित्तीय प्लानिंग की जाती है, क्योंकि प्लानिंग के द्वारा हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि कब किसके द्वारा क्या करना है, कब कितना पैसा कहाँ लगाना है, कहाँ से कितने पैसे की इनकम किस साल में हो जाएगी, तो हम फ्यूचर में होने वाले जो भी गलत अच्छी बुरी जो भी परिस्थितियां थे उससे काफी हद तक काबू पा लेते हैं। उसके बाद है व्यवसाय के सदमों को टालना। सदमा यानी कि एकदम से लॉस हो जाता है ना उस चीज को, तो अगर हम हर चीज प्लानिंग के द्वारा करेंगे तो हम आने वाले उस लॉस को काफी हद तक कम कर सकते हैं, टाल सकते हैं। कोऑर्डिनेशन में सहायक, समन्वय में सहायक, अगर हमारी सारी चीजें प्लानिंग के थ्रू करेंगे, अगर हम हर डिपार्टमेंट का वित्त प्लान करेंगे, ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे, तो हमें हर एक डिपार्टमेंट को ये पता होगा कि आपको इतना पैसा लगाना है, इतना पैसा आपको रखना है, बचा के रखना है,
इतने पैसे का खर्च करना है, तो वहां पे कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। अगर हमने एक डिपार्टमेंट को ज्यादा पैसा दे दिया, दूसरे को कुछ दिया ही नहीं, तो वहां पे वाद विवाद उत्पन्न होगा। दूसरे वाला कहेगा कि मेरे डिपार्टमेंट में भी खर्चे हैं, मेरे को भी पैसे चाहिए, तो वहां पे फिर मन मुटाव हो जाएगा। इसलिए प्लानिंग के द्वारा हम हर डिपार्टमेंट की प्लानिंग करते हैं, हर कार्य की प्लानिंग करते हैं, तो हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहता है। वित्त की बर्बादी नहीं होती, क्योंकि अगर हम पैसे को सोच समझ के खर्च करेंगे, पैसे को पूरे प्लान के द्वारा लगाएंगे कहीं पर भी, तो वहां पे पैसा हमारा खराब नहीं होगा। वर्तमान को भविष्य से जोड़ता है, आज को आने वाले कल से जोड़ता है। देखिए हम पैसे की घरों में भी देखते हैं, हम जो पैसे की प्लानिंग करते हैं कि बैंक में जमा करा दिया, इससे ये चीज खरीद लेंगे, ये चीज, वो क्या है, हमारे फ्यूचर को ही तो सिक्योर करता है ना। तो हमारे आज को फ्यूचर के साथ जोड़ने का काम कौन कर रहा है? वित्त की प्लानिंग। पैसा नहीं कर रहा, पैसे की प्लानिंग कर रही है। पैसा तो हो सकता है किसी के पास आज और 10 साल बाद देखो तो वो रोड पे मिलेगा, यानी कि उसने उस पैसे की प्लानिंग नहीं करी, उसने उस पैसे को वेस्ट किया है। अगर वो उसको प्रॉपर वे में अच्छे से यूज करता, सोच समझ के यूज करता, ठीक है, तो वह उस पैसे को और भी ज्यादा बना सकता था। ठीक है, उसके बाद है वित्त नियंत्रण। ठीक है, वित्त का नियंत्रण रहता है, संस्था में ना तो ज्यादा पैसे की बर्बादी होती है, ठीक है, ना ही पैसे की कमी होती है। वित्तीय प्लानिंग के द्वारा हम एक प्रॉपर रेशियो, प्रॉपर बैलेंस संस्था में बनाए रखते हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट।